हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकेंड पार्ट वाला वीडियो है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी अंग होते हैं, जैसे नोज हो गया, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये जितने भी अंग है ये हमारे रेस्पिरेशन में मदद कैसे करते हैं। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो होता है वो एग्जैक्टली में होता कैसे है। इस वीडियो में आप जानेंगे ब्रीथिंग क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का हमारे शरीर में परिवहन कैसे होता है, और इंटरनल रेस्पिरेशन ग्लूकोज को तोड़ के कैसे हमको एनर्जी मिलती है, आपको पता चलेगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर के जो अंग होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो मदद करते हैं वो उन अंगों के कार्यों के बारे में। तो पहले वो वीडियो देख सकते हैं आप। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन प्रोसेस तीन भागों में होता है। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग ब्रीदिंग भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, गैसों का हमारे शरीर में परिवहन, और तीसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। तीन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसको ब्रीदिंग भी कह सकते हैं हिंदी में, बाह्य श्वसन। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आंतरिक श्वसन। ये समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर समझेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, फिर समझेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन। तो चलिए हम समझते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं, यानी सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, आप भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्वायरमेंट में से सांस को लेते हैं और अपने शरीर से सांस को बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, कितना लेते हैं और कितना गैस बाहर छोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया एयर इन, यानी कि सांस को हम अंदर लेते हैं, उसके द्वारा गैस कितना परसेंट हमारे शरीर में जाता है, और यहाँ पे लिखा गया एयर आउट, और कितना बाहर निकलता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। N2 यानी कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सांस लेने के दौरान 78% होता है, यानी कि जितना एनवायरमेंट में होता है उतना हमारे शरीर के अंदर जाता है 78%, और ऑक्सीजन जाता है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है 0.03%। इस बार एक बार और इस डाटा को देखिए, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। लेकिन जब इसको हम बाहर छोड़ते हैं तो यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन 78%, यानी जितना नाइट्रोजन हमने लिया उतना ही नाइट्रोजन हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 78% नाइट्रोजन लिए, 78% नाइट्रोजन छोड़ दिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 17%, यानी कि हम लिए थे 21% और छोड़े कितना, 17%, यानी कि ऑक्सीजन का ही हमारे शरीर में क्या हुआ है, खपत हुआ है। और वो खपत कहाँ हुआ है आपको मैं बता चुका हूँ, क्योंकि रेस्पिरेशन ही प्रोसेस में ऑक्सीजन की जरूरत होती है जो हमारे भोजन को तोड़ता है, यानी 4% की खपत हुई है। 21% लिए हैं और 17% छोड़े हैं, 4% की खपत हुई है। यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ गई है, जब हम छोड़े हैं तो 4% छोड़े हैं। लिए थे तो कितना था, 0.03% था, और छोड़े हैं तो 4%। ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा कहाँ से है, तो आप अभी मैं इसके पहले एक इक्वेशन लिखा था C6H12O6 जो ऑक्सीजन की मदद से टूटा था, जिसमें 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ था। वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे जब भोजन से रिलीज होता है तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो वही यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइट्रोजन लिए जितना उतना छोड़ दिए, ऑक्सीजन लिए 21%, छोड़े 17%, कार्बन डाइऑक्साइड लिए 0.03% और छोड़े कितना, 4%। अब एक बात और आपको जानना है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हर दिन सांस लेने के दौरान हर दिन हमारे शरीर से 400 ml वाटर रिमूव होता है, यानी कि रिलीज होता है। हमारे सांस छोड़ते, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो उससे वाटर की ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। और जब भी आप ठंडी में देखेंगे और सांस छोड़ेंगे, हाथ लगा के आप जब देखेंगे तो देखिएगा वहाँ पे वेपर के द्वारा पूरा पानी पानी हो जाता है।
लेकिन गर्मी में वो दिखता नहीं है। वही सांस के द्वारा ही प्रतिदिन हर रोज हम लोग 400 ml वाटर पानी अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन के द्वारा। ठीक है, समझ में। अब हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, यानी गैसों का हमारे शरीर में परिवहन कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो गैसों का ट्रांसपोर्टेशन हम किसे कहेंगे, जब लंग्स से सेल्स तक गैसेस जाते हैं और सेल्स से लंग्स तक गैस आते हैं, उसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। ये कैसे होता है ये समझिए। लंग्स से ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचता है और सेम उसी का उल्टा सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचता है। इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, यानी कि गैसों का परिवहन। एक बार और समझिए, लंग्स से सेल्स तक और सेल्स से लंग्स तक। लंग्स से ऑक्सीजन आया और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक गया। इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड। इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड। एक बार फिर, इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड। तो अब देखिए, हम ये देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और फिर देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब परिवहन उसका कैसे किया जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन से मिलकर ट्रांसपोर्ट होता है और हर एक सेल्स के पास पहुंचता है। हीमोग्लोबिन आपको बता दूं, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन है, यानी आयरन से बना हुआ एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण यानी हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, हमारा जो खून होता है वो लाल होता है। ब्लड किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ये एक आयरन युक्त प्रोटीन है, यानी आयरन वाला प्रोटीन है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइंट होकर हर एक सेल्स के पास पहुंचता है और जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन सेल्स के पास पहुंचता है, वहां पे ये ब्रेक हो जाता है दो भागों में, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन जो हमारा होता है सेल्स में इंटर कर जाता है और हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड में वापस चला जाता है। देखिए कितना शानदार सिस्टम है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर सेल्स तक पहुंचा और जैसे सेल्स तक पहुंचा वहां पे ब्रेक होकर ऑक्सीजन अलग सेल्स में घुस गया और हीमोग्लोबिन अलग होकर ब्लड में चला गया। ये समझ में आ गया आपको कि ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये 3 तरीकों से ट्रांसपोर्ट होता है। पहला हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड 10 से 23% ट्रांसपोर्ट होता है। प्लाज्मा के साथ 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है हमारे शरीर में। प्लाज्मा के साथ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक अम्ल बना के वो ट्रांसपोर्ट होता है। और बाइकार्बोनेट के द्वारा सबसे ज्यादा जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है 70%। इसमें हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट इसमें क्या होंगे, ब्लड के जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट होते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं उनके द्वारा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 70% ट्रांसपोर्ट होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन हम किसे कहते हैं, तो भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है जो ब्लड की सहायता से सेल्स के पास पहुंचा दिया जाता है और सेल्स में ऑक्सीजन की सहायता से ग्लूकोज के तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। इसी प्रोसेस को हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी चीज का विखंडन किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ा जाता है। एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना, और एनाबॉलिक का मतलब होता है जोड़ना। कैटाबॉलिक तोड़ना, एनाबॉलिक जोड़ना। तो कैटाबॉलिक इंटरनल रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलती है। इंटरनल रेस्पिरेशन का डेफिनेशन एक बार और समझ लीजिए। भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ग्लूकोज ब्लड की सहायता से सेल्स के पास पहुंचाया जाता है और ऑक्सीजन की सहायता से सेल्स में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है
जिससे हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है और एनर्जी मिलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया? और ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। अब जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हम उसे कहते हैं जो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, तभी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन तब नहीं हो तब होता है जब ऑक्सीजन अब्सेंस होता है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता है तब कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम एनारोबिक रेस्पिरेशन समझते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन के कैसे हो पाता है? ये ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की मदद से मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे होता है? जब भी आप बहुत लंबी दूरी तक दौड़ जाते हैं तो आपके पैरों में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। जब आप लंबी दूरी तक लगातार दौड़ते जाते हैं और दौड़ने के बाद जब आप घर पे आएंगे तो आप लगड़ने लगते हैं, मतलब लगड़ने लगते हैं, चल नहीं पाते हैं ठीक से, क्योंकि आपके पैरों में क्या होता है? दर्द होता है। वो दर्द इसी लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, क्योंकि जब आप लगातार दौड़ते हैं आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और वो ग्लूकोज मसल्स के अंदर है, यानी हमारे जो मांसपेशियां होती हैं उसके अंदर लैक्टिक एसिड में बदलने लगता है, वही हमको दर्द का कारण बनता है। यानी अब समझ में आया ऑक्सीजन की एब्सेंस में कैसे होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज को तोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और हमको एनर्जी मिलती है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में हमको बहुत ही कम एनर्जी मिल पाती है। इसमें क्या होता है? ये जो अभी मैं बताया हूँ ग्लूकोज को मसल्स में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, वही है कि ग्लूकोज, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, इसे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है। इसमें हमको 36 यानी 36 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और देखिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को इथेनॉल के रूप में तोड़ा जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को इथेनॉल के रूप में तोड़ा जाता है, जो कि ये प्रोसेस होता है बैक्टीरिया में, ईस्ट में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन के द्वारा ही अल्कोहल बनाया जाता है, यानी कि शराब बनाया जाता है। दही का जमना भी क्या है? एक तरह का फर्मेंटेशन होता है। तो वो कैसे हो पाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में। समझ में आया? एरोबिक रेस्पिरेशन भी समझ में आ गया। और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हम समझेंगे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है और क्रेब्स साइकिल क्या होता है। ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज को पार्शियली तोड़ा जाता है। पार्शियली का मतलब होता है पूरी तरह से नहीं तोड़ा जाता है, उसको आधा अधूरा तोड़ा जाता है। किसे? ग्लूकोज को। और जहाँ पर भी ग्लूकोज को आधा अधूरा तोड़ा जाता है, पार्शियली तोड़ा जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो उससे हमको मिलता है 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी मिलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक बार और, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ग्लूकोज टूटता है, 2 पायरुविक एसिड और 2 एटीपी मिलते हैं, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है? सेल्स के साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके बाद हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल्स इसको खोजे थे हैंस एडोल्फ क्रेब्स, जिसकी वजह से इस साइकिल को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। ये यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया इन माइटोकॉन्ड्रिया। यानी क्रेब्स साइकिल होता कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखते हैं सेल क्रेब्स साइकिल में होता क्या है। ग्लाइकोलिसिस से बचे पदार्थ, जो ग्लाइकोलिसिस से पायरुविक एसिड बचे होते हैं, वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में बदल जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ग्लाइकोलिसिस से बचे हुए पदार्थ जो कि पायरुविक एसिड होते हैं, वो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर किसमें बदल जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP में बदल जाते हैं।
और जो एक पायरुविक एसिड होता है उसमें 18 एटीपी होते हैं। एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं। और हम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में देखे थे ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड में टूटा था और 2 एटीपी में टूटा था। अगर एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी होते हैं तो 2 पायरुविक एसिड में कितने हो जाएंगे 36 और प्लस 2 एटीपी ये हो जाएगा। यानी जब ग्लूकोजन पूरी तरह से टूट जाता है तो उसमें से कितने एटीपी निकलते हैं 38 एटीपी। ये समझ में आ गया आपको। तो आप जब भी फॉर्मूला देखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स, यानी कि ऑक्सीजन जब उसे मिलता है टूटता है तो क्या मिलता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ये ATP क्या है, ये एनर्जी का करेंसी कहा जाता है ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, क्रेब्स साइकिल क्या होता है। तो हम एक बार पूरा जो हम लोग रेस्पिरेशन पढ़े थे उसको हम एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं क्विक फास्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम देखे थे रेस्पिरेशन होता क्या है, ये डिफिनीशन आपको बताया गया था। उसके बाद से कौन कौन से उसमें अंग आता है, तो पहला होता है नोज, फिर नसल पैसेज, फिर आता है फेरिंग्स, फिर आता है लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद बदल जाता है ब्रोंकियोलस और लास्ट में क्या आता है एल्वेओलाई। ये सारा किस में होता है, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोलस और एल्वेओलाई किस में होता है लंग्स में। लंग्स के नीचे क्या होता है डायफ्राम। एक बार और बोलिए, नोज, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, लंग्स और एल्वेओलाई, नीचे क्या था डायफ्राम। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें अगर आपको समझ आ रहा है तब, नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इससे समझ जाएं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।